रहेगा तो उसका लास्ट में मूल्यांकन कैसे करेंगे एग्जाम में? एक तो मूल्यांकन सीसीई होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। वो साथ साथ ही होता है, जिसको हम लोग पढ़ाने के टाइम ही करते हैं। लास्ट में अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाता तो पेपर से भी टेस्ट लिया जा सकता है, उसके टॉपिक से पेपर पे, जिसको असेसमेंट कहते हैं। जी सर। ठीक है सर। पाठक जी। जी पाठक जी। हाँ जी। आपने 11th और 12th में पाइथन लैंग्वेज को ही क्यों चुना है एनसीईआरटी ने, और क्यों नहीं चूज की सी सी प्लस प्लस? देखिए 11th और 12th में पाइथन, ऐसा नहीं पाइथन ही चुना गया है, पहले इसके पहले सी प्लस प्लस चुना गया था और उसके बाद फिर जावा भी चुना गया। एक्चुअली होता क्या है 11th और 12th में हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग करानी पड़ती है। प्रोग्रामिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है 11th 12th के लिए जितनी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग जरूरी है। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उन लैंग्वेजेस पे काम करें जो कि प्रोसीजर बेस्ड हो। अगर डायरेक्टली हम ऊप्स बेस्ड में जाएंगे तो ऊप्स होती है उन बच्चों के लिए जिनको बेसिकली प्रोग्रामिंग आती है। So in 11th and 12th, basically main focus is to develop the critical thinking of the student. So we have to move on from the procedural programming to structured programming, like looping, branching, array, recursion. So all these things can be easily understood with the help of Python. And the good thing is Python is, one more thing is that the Python is unstructured language. So we can directly interpret it language. So we can directly execute it on the shell, and we can execute line by line also. तो अगर कोई मुझे इस स्टेटमेंट चेक करना है तो मुझे पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता। सी सी प्लस प्लस में क्या समस्या होती है कि अगर मान लो मुझे 2 नंबर ऐड करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द होल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडिंग द हेडर फाइल, देन क्रिएटिंग द मेन फंक्शन। अब पहली क्लास में बच्चे कुछ पता नहीं होता कि मेन फंक्शन क्यों बना रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। तो फॉर फास्ट लर्निंग ये सबसे पहले पाइथन लाई गई, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। और इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ये बहुत जल्दी, मतलब ये ह्यूमन लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत जल्दी बच्चे समझ सकते हैं इसको। यस मैम। अलका मैम, आप हमें कोई अलंकार पढ़ाने का अच्छा सा तरीका बताइए। जी मैम, अलंकार पढ़ाने के लिए आप या तो उसके बैकग्राउंड से, मतलब जैसे कि हाँ अलंकार क्या होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। डायरेक्ट आप अलंकार नहीं बोलिए, आभूषण से रिलेट करके या तो कोई मतलब एक थीम बना लीजिए कि हाँ 2-4 लाइन की आभूषण कैसे कैसे होते हैं और कैसे ये हमें सजाते हैं संवारते हैं। उसी तरह अगर हम काव्य में शब्द और अर्थ को संवारते हैं तो वो अलंकार होता है। या तो फिर आप कुछ पंक्तियां बोल सकती हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार की कोई पंक्तियां बोल दी, जैसे कह दी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। इसको आप बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं बच्चों इसको सुनने में हमें क्यों अच्छा लग रहा है, ये हमको इतने जल्दी से याद क्यों हो जाते हैं, या हमको ये सुनने में अच्छे लगते हैं तो क्यों अच्छे लगते हैं। ऐसा होता है अलंकार के कारण। और फिर आप ऐसे भी पढ़ा सकती हैं, और या फिर प्रकरण निकाल के भी पढ़ा सकती हैं। जी यस मैम। तो प्रदीप सर से पूछना चाहूंगी कि ईवीएस को वो पीआरटी लेवल पे किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे? ईवीएस को ओके स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाया जाएगा उनके अबाउट, जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। स्टोरी सुना के फिर उस टॉपिक पे लाके हम उसको बता सकते हैं। ईवीएस में स्टोरी कैसे सुनाओगे, कुछ बताओ मैडम क्रिएटिव को। वे में कैसे करेंगे सर, क्योंकि वो पीआरटी स्टूडेंट्स है ना, क्या मेथड रहेगा आपका उनके लिए? या आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको लेकर के हम हमें एज ए टीचर कहा गया है कि फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप हो फ्लेक्सिबल तो आप उसका एग्जांपल देके समझाइए मुझे थोड़ा। जैसे सपोज समझे कि क्लासरूम में है तो क्लासरूम में एग्जांपल लेंगे, जैसे फैन टेबल और भी जो भी चीज आसपास दिख रहा होता है उनका एग्जांपल लेंगे, और इससे हम करके लिविंग नॉन लिविंग बता सकते हैं। मोर क्वेश्चन। तो टॉपिक पे भी डिपेंड करेगा कि मतलब कौन सा टॉपिक हम ले रहे हैं, उसका उस। प्रीति, आप चुप ना रहे। अगर आप चुप बैठे ना तो आप सीखते नहीं है। आप बोला करो, बात किया करो। आपका हिंदी है ना, यहाँ बहुत द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और बहुत गजब गजब लोग बैठे हैं हिंदी के, आपको पता नहीं है। आप कोई भी बात ये आपको बहुत डायनेमिक बता सकते हैं, मगर आप पूछेंगे नहीं तो ये क्यों बताएंगे, आप बताइए। हाँ जी प्रदीप जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, आप मैडम से क्वेश्चन पुट अप करो।
मैडम का फर्स्ट डे है। ये मैडम से ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ जी। एनसीएफ को कितने बार इम्प्लीमेंट किया गया है? हाँ जी, एक बार थोड़ा क्लियर कर दो वर्ड। एनसीएफ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को कितने बार इम्प्लीमेंट? एनीबडी एल्स, कोई और बता सकते हैं अगर समझ गए क्वेश्चन तो। एनसीएफ 2005 जो था वो लेटेस्ट था सर, और उससे पहले शायद 3 बार और ये इम्प्लीमेंट पॉपुलर हुआ है और अभी 5-6 टाइम आ चुका है। नहीं 4 बार, मतलब ऑफिशियली इट हैज कम फोर्थ वाला था ये 2005 वाला। और अभी एनसीएफ हमें एक्चुअली नाम से एनसीएफ नहीं मिला है, एनईपी 2020 के बाद भी एक करंट 22 वाला भी चल रहा है अभी। 2020 के बाद जो है ना 22 में आया है, ठीक है। बट वो 22 जो है खास करके जो है प्री प्राइमरी लेवल के लिए बनाया गया है, और कुछ हमारे केवीएस जो है वो प्री प्राइमरी स्टार्ट होने वाला है या हो चुका भी है, ठीक है, उनके लिए बेस बनाया गया है। फिर उसको बोलते हैं एनसीएफ NCFPECCE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। लेकिन एनसीएफ करके ही दिया गया है, उसमें इम्प्लीमेंट जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था ये 1975 में, 88 में, 2000 में, और 2005 और 22 में। हाँ जी सर। और ये जो एनसीएफ 2005 वाला जो था ये ज्यादा इनका ये रहा है, तो वो 4th टाइम का था। उसके साथ ये वाला 22 वाला एक जस्ट एडिशन है उसी के साथ जो एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया इस बार। एनसीईआरटी एंड एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने भी उसको साथ में प्रिपेयर किया अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। 2 एरियाज का पढ़ा। आज के बाद 3 पहले 3। अब मेरा क्वेश्चन है प्रीति मैम से। प्रीति मैम, आप रीतिकाल के बारे में कुछ बताइए। यस प्रीति, शो योर टैलेंट। सर रीतिकाल में ज्यादा श्रृंगार से रिलेटेड जो रचनाएं हैं वो की गई है, और श्रृंगारिकता ज्यादा दिखाई गई है रीतिकाल में। ओके, आप इतना ही बताना चाहते हैं। विकास, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मेरा कल का क्वेश्चन का आंसर मैं कल नहीं ले पाया था, शायद मैं कट गई थी मेरी क्लास कल। आपका क्या क्वेश्चन था? कल मेरा क्वेश्चन ये था कि शब्द शक्तियों के बारे में बताइए जो कि अभिधा, लक्षण और व्यंजना होती हैं हिंदी व्याकरण में, उनका क्या योगदान है और कैसे पहचान सकते हैं? ओके बताइए इनको। हिंदी ना? हाँ जी बताइए। नहीं ये बताएंगे। क्या आपने क्वेश्चन पूछा है? मैंने क्वेश्चन पूछा है सर। हाँ तो विजय मैडम और यहाँ काफी लोग, सोनी बता देंगे। बता रहे हैं सर। हाँ जी हम कोशिश कर रहे हैं बताने की। हाँ जी बताइए। जैसे कि इन्होंने पूछा है कि शब्द शक्तियाँ, तो शब्द शक्तियाँ जिनसे उनकी सार्थकता का बोध हो, तो वो शब्द शक्ति है जो एक निश्चित अर्थ और एक निश्चित सार्थकता का बोध कराती है। 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। अभिधा जो शक्ति होती है वो सीधे मतलब जो कहते हैं वही उसका अर्थ होता है। उसके बाद आपका जो लक्षणा होता है, तो लक्षणा में थोड़ा सा वो अपने मूल अर्थ से किनारे हो जाता है, उसमें जो उसका मूल अर्थ था तो उसमें बाधा होती है। जैसे कि आपने कहा कि वो निरी गाय है, मतलब आप सीधा सीधा नहीं कह रहे कि वो सीधी लड़की है, आप कह रहे वो निरी गाय है, ये आपका लक्षणा हो गया। आप लक्ष्य एक तरह का आप लक्ष्य करके कह दिए। अब व्यंजना में आपके व्यंग्यात्मक, जैसे कुछ व्यंग्यात्मक पुट लिए हुए होता है कि जैसे को घटिए वृषभानु जा वो हलधर के वीर, कि ये मतलब इसका वो गया ये वृषभान की अनुजा है और वो हलधर के वीर है, मतलब बैल के भाई हैं और ये बैल की पुत्री है। और इसमें थोड़ा सा व्यंग्यात्मक पुट भी आता है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। तो ये आपका व्यंजना का उदाहरण हो गया। व्यंजना थोड़ा व्यंग्यात्मक दिए हुए होता है। ये लक्षणों में भी तो जा सकता है, जैसे उन्होंने कहा हलधर के वीर, तो उसका सीधा अर्थ ना निकाल के दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। तो वैसे तो यहाँ लक्षणा ये श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है ना, तो उसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक पुट दे दिया है कि दोनों लोग में प्रेम क्यों नहीं होगा। वो वृषभान की अनुजा, मतलब वृषभान मतलब वृष की मतलब बैल की पुत्री हैं और ये बैल के भाई हैं, तो दोनों लोग में समानता, इस 3 लोगों में प्रेम हुआ। थोड़ा व्यंग्यात्मक पुट दे दिए हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि ये निरी गाय है, मतलब ये लड़की बहुत सीधी है।
इसमें कोई व्यंग वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके, हियर आई एम टॉकिंग विद मनीषा, अलका, सनी, सोनी, नरेश। स्ट्रिक्टली प्लीज, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप क्लास में रहेंगे, ठीक है? 3 मिनट से आपके विकास पास। सर, आपसे एक क्वेश्चन है। विकास सर, हाँ जी विकास जी पूछिए। सर आपसे एक क्वेश्चन है। जी। सर अभी ऐसा कौन सा पुरस्कार मिला है जो साहित्य में पहले नहीं मिला है? साहित्य में पहले नहीं मिला, इसका तो आइडिया जी मुझे नहीं है। कोई फेमस पुरस्कार तो मुझे पता है, जैसे साहित्य अकादमी मिला है, मुझे सरस्वती सर सम्मान लग मिला रहा है, जहां तक ये मान होकर की बात कर रही हैं, जो गीतांजलि श्री को अभी मिला हिंदी साहित्य में पहली बार। जी मैम, जी मैम, जी। नहीं। हाँ नहीं, आप पुरस्कार तो हाँ पहले मिल चुका रेट है ना। हाँ ये नहीं नहीं, नहीं, आप हिंदी ये कहिए कि साहित्य में ऐसा नहीं मिला। पुरस्कार। साहित्य में हाँ नहीं ये मिला कहिए था कि सर इससे पहले ना। हाँ हाँ, तो हिंदी ये कहिए कि साहित्य में ऐसा गीतांजलि पुरस्कार श्री को रेत ऐसे समाधि व्यक्ति के को लिए बताइए मान जिसको होकर पुण्य मिला नहीं है, है। उसी की बात हो रही है। जी मैम, जी ये मैम, तो वही ठीक है, है। गीतांजलि श्री को मिला है, मान होकर पुरस्कार मिला, हाँ बिल्कुल। जी हाँ ठीक है, ठीक है। Yes, still lot many people are not participating in the class. प्रीति जी, आपके वहां से वॉइस बहुत आ रही है। प्रीतिका, प्रीति आप म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, अभी भी सनी, नरेश का पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर ऐसा ही रहेगा तो यस सर। 2 मिनट बाद आपको फ्री कर दिया नो जाएगा। सर मैं फिजिकल वालों से पूछना चाहता हूँ। आपका नाम बताइए। नरेश कुमार सर। सामने आओ नरेश। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। अब लगता है ना पुलिस वालों के बेटे हो। चलिए, अब पूछिए किससे पूछना चाहोगे? फिजिकल वाले ये बैठे हमारे। हाँ जी सर। रिहेबिलिटेशन क्या होता है? यस सर। रिहेबिलिटेशन क्या होता है? सर डोंट नो। पुनर्वास। पुनर्वास। टेल मी। मनीषा से पूछ लो। पुनर् पुनर्वास होता है जो खिलाड़ी के चोट लग जाती है ना, उसके बाद दोबारा मैदान में जो वापसी करते हैं उसको पुनर्वास कहते हैं। सर एक क्वेश्चन और पुट अप करना है मुझे, जान जो फिजिकल एजुकेशन में मूवमेंट्स होती हैं, फिजिकल एजुकेशन बिना मूवमेंट के तो होता नहीं है, और जो मूवमेंट होती है वो कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? मेरे तो थोड़ा क्लास लगा। हाँ जी नहीं मैं मैम आप बता दीजिए। मनीषा मैम, अनम्यूट कर लीजिए मनीषा मैम। यस मैम। जैसे मैम हाथ किया, जैसे हम हाथ को ऐसे करते हैं, ये एडक्शन हो गया, और फिर हम हाथ को ऐसे नीचे कर लेते हैं तो वो एडक्शन अबडक्शन हो गया। ऐसे अबडक्शन एडक्शन। और गर्दन की करते हैं एक्सटेंशन। ये क्या था मैम? दो हैं ये भी मैम, ऐसे नीचे गर्दन करते हैं और ऊपर करते हैं। और ये गर्दन की हमारी चारों तरफ घुमा सकते हैं। ये एक्सिस और प्लेन में आती है मैम। जैसे एक्सिस और प्लेन हमारे तल, और जो इसमें जैसे फैन का एग्जांपल ले सकते हैं। फैन की जो पंखुड़ियां वो तल हो गई, प्लेन मतलब, और जो इसकी ऊपर स्टिक लगी है इसको हम एक्सिस कह देते हैं, कि एक्सिस पे प्लेन घूमता है। तो इसमें क्या क्या मूवमेंट होती है? इसमें होती है रोटेशन वाली, तो इसमें ना थर्ड वाला ट्रांसफर प्लेन आ जाएगा। और हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, अगर हमारे शरीर को यहाँ से काट दिया जाए तो हम कैसे मूवमेंट करेंगे? ऐसे ऐसे करेंगे। तो इसमें ना सारी जो भी रोटेशन वाली मूवमेंट है ये सभी होंगी मैम। और मैम इंटरनली भी होती है इसमें मूवमेंट? इंटरनली? यस मैम। इंटरनली तो अभी ध्यान नहीं आ रही मैम, आप बताइए। मैम इंटरनली जैसे हार्ट, मूवमेंट होता है, हमारा हार्ट बीट करता है मैम। हाँ जी, वो थोड़ा मैं पूछना ही चाह रही हूँ आपसे ये तो हाँ हाँ ठीक ठीक मैम। वो मैम जैसे इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में ये मांसपेशियां हमारी, जो हमारा इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री तो हमारी अनिच्छा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। और जो वॉलेंट्री है हमारी इच्छा के अनुसार घूमती है। जैसे जैसे हमारा हाथ है, ये हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पे भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमारी पलक है, इनको भी हमारी इच्छा के अनुसार कभी भी झुका सकते हैं। लेकिन जो हमारा हृदय है, हर्ट है, उसको हम अनिच्छा के अनुसार, ये हमारा अपने आप धकता रहता है। ये और जैसे हमारा पाचन संस्थान, यस मैम, पाचन, ये तो नहीं है कि हम जो कुछ भी खाएंगे हम कहेंगे हाँ अब पच जा, तू नहीं पचेगा, वो तो अपनी मर्जी से पचेगा। और लेकिन जो एक्सटर्नल है, हम हाथ की पैर की मूवमेंट है, ये एक्सटर्नली है, ये हम अपने आप कर सकते हैं इनको। मैम और कॉन्ट्रैक्टिव मसल होती है, वो क्या होती है मैम? कॉन्ट्रैक्टिव मसल, जो ये तीन मसल, तीन टाइप होते हैं मैम ये मसल के स्टार्टिंग से। जैसे मसल के 3 टाइप। ये जैसे हमारी हृदय की मसल है, ये संयोजी उत्तक है, ये कनेक्टिव।
मेरा एक इनको क्वेश्चन है कह देंगे। फिजिकल एजुकेशन से। मेरा एक क्वेश्चन फिजिकल हाँ जी, एजुकेशन एक मिनट विकास, आप क्वेश्चन पुट अप जी। करो जब तक मैं इन दोनों को बोलता हूँ, सन्नी को, किरण को। आप लोग सामने रहिए, वरना प्लीज फ्री है आप लोग क्लास से। आई एम रिमूविंग यू, आप बुरा मत मानना, कल आना, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू। एक मिनट, थैंक यू। हाँ जी, आप क्वेश्चन पुट अप करो। जी मैडम, मुझे बताइए कि फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या डिफरेंस है? यस, फाइन मोटर स्किल, सर रुको, याद तो है। फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गति कौशल होता है, जो छोटे छोटे, अगर हम कोई हाथ से काम कर रहे हैं उंगली से, तो ये फाइन ग्रॉस मोटर स्किल होगा। और अगर हम पूरे हाथ ये पूरा ऐसे करके कर रहे हैं, या कुछ पूरा बॉडी से कर रहे हैं, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल होगा। सर इसमें जो स्मॉल शरीर की जो स्मॉल मसल्स हैं वो फाइन मोटर स्किल में यूज होती है, जैसे हमें लिखना है ना, वही तो बोला, तो उंगली से जुड़ा है। उंगलियां। और ग्रास मोटर स्किल्स में अगर पूरा वो हाथ से मसल्स कर यूज रहे हो, हैं जैसे कि चलना, कूदना, दौड़ना, उछलना, ये सब ग्रास मोटर स्किल्स में आती हैं। जैसे अगर लिख रहे हैं तो वो फाइन मोटर स्किल, अगर बॉल हाँ। फेंक रहे हैं तो वो motor skill। प्रदीप सर, प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट क्या होता है? प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट क्या होता है? ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। प्रॉक्सिमो डिजिटल सिर से पैर तक, मतलब सिर, हाँ, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा सिर प्रॉक्सिमो से डिजिटल नहीं पैर है, की तरफ। वो सिफलो उसका है, वो आप सिरोपादी बता रहे हैं। सिफेलोकॉडल बोले आप। सिफेलोकॉडल होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ। सर आईसीटी को अगर नरेश, आप भी सामने मुझे रहिए। इसमें confusion लग आप क्या रहा है। पूछ रहे, पूछिए। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उल्टा हो गया ये? हो सकता है, ऐसा हो लग रहा सकता है। हाँ, दो होते हैं डेवलपमेंट के, दो ये होते हैं, एक प्रॉक्सिमो डिजिटल होता है, अंदर एक से बाहर की सिफेलोकॉडल तरफ। होता है। सर आईसीटी कैसे करेंगे? जी पूछिए। होता है वो आईसीटी का हेड मतलब क्या से होता है? आउट है, अगर वो हेड से आउट है। आईसीटी, एनीबॉडी? आईसीटी का मैं बता मतलब देता हूँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए यूज करते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, रेडियो, टेलीविजन, कुछ भी, जिससे मतलब इसका फायदा ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपने जब भी हमें समय मिले हम उसको पढ़ सकते हैं, या हम आते जाते कहीं भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर पीपीटी बना रहे तो वो आईसीटी भी हो जाएगा किसी टॉपिक पे। क्या आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछो, पीआरटी वाले यही हैं मैडम, एक्टिव रहो। हाँ जी, क्वेश्चन। सर वो मैडम से क्वेश्चन था, एनसीएफ का जो ये है ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बताने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही था कि उनके डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है, रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए। और हमें नेशन के लिए भी बच्चों को तैयार करना है कि वो मतलब में कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे नेशन को हार्म करे। और एक था कि विदाउट बर्डन लर्निंग होनी चाहिए उनके साथ। ओके, नेहा, यू वांट टू ऐड? बर्डन लर्निंग, मैम बर्डन लर्निंग नहीं, विदाउट बर्डन लर्निंग। नेहा, आप भी क्वेश्चन पुट अप करो। देयर आर 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स सर इसके लिए। जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें क्लासरूम लर्निंग को एक्सटेंड करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए टू द आउटसाइड वर्ल्ड। एंड सेकेंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम रोड लर्निंग, जो कि इसको एक्सटेंड भी किया गया है एनईपी में, रोड लर्निंग से आना चाहिए हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के अंदर। थर्ड था नर्चरिंग सर्टेन आइडेंटिटीज अंडर फॉर द नेशन सो दैट नेशन कैन डेवलप, नेशन के लिए वो अच्छे रहे, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए वो ट्रू इंडियंस बन के बाहर आए। फोर्थ वाज आई थिंक, हाँ, जो सिस्टम ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट है, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, और बच्चों को फॉर्मेटिव लर्निंग, रेगुलर कॉन्टिन्यूस और रिव्यूड लर्निंग होनी चाहिए, मतलब उनको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि कितना लर्निंग किस लेवल। हाँ, वो तो वही सीसीई हो जाता है। जी 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 जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। मैम मैं ऐड कर सकती हूँ मैम? Yeah, ma'am. Yes, sir. The education must be attached with the outside of the classroom. Yeah, we can. And it is the part of the NCF. Yeah, yes, sir. The classroom के environment तक relate करें। जी। Sir, they said light but tight.
मतलब लर्निंग जितनी भी हो वो अच्छे से, इसीलिए सिलेबस भी जो है वो बच्चों का बहुत कम कर दिया गया। कोविड में जब कम किया गया तब से ये बढ़ाया नहीं गया। नहीं मैडम, ये तो एनईपी जितनी का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ हाँ एनईपी बट एनसीएफ, एनसीएफ का पार्ट नहीं है। एनईपी में बोला गया लाइट बट टाइट। एक क्वेश्चन था मेरा, anybody can comment on this? There is a statement, values can be caught but not taught. कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा एज अ टीचर? वैल्यूज कैन बी कॉट बट नॉट टॉट। पढ़ा नहीं सकते हम उसे, वो बच्चों मैं बता रहा हूँ इसका मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि बच्चों के सामने ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिससे उसका वैल्यूएशन खुद करना सीखे, उनको देख के उनको प्रेरणा मिले कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये होता है वैल्यू कैन बी कॉट। और टॉट का मतलब ये होता है कि उनको सिर्फ बताएं कि बेटा ऐसा करो, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जैसे हमने कोई स्टोरी दिखाई उनको कि किसी ने अच्छा काम किया, उसको रिवार्ड मिला, फिर किसी ने गलत काम किया। जैसे कि अल्बर्ट बंड्रा का एक एग्जांपल आता है, जिससे उन्होंने बच्चों को बहुत सारी मूवीज दिखाई थी और फिर उन्हें बच्चों को अलग अलग कमरे में बंद करके देखा कि बच्चे उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये उसी का कॉन्सेप्ट है कि वो बच्चे देखकर, लर्निंग बाई सीइंग, देखकर बच्चे सीख जाए अगर, तो वैल्यूएशन कहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अफेक्टिव डेवलपमेंट, है ना। तो दे आर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट। सो अफेक्टिव मोड पे काम करता है ये। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये तो उसके कोर्ट में बॉल हो गई। अगर हम ये जो टॉस कर रहे हैं, एक्चुअली अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो बच्चे भी उसमें से कैच नहीं करेंगे आई थिंक। तो टॉसिंग पर्सन होता है ना, जो एक्चुअली वैल्यूज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, खुद करके दिखाएगा तभी ऐसा होगा। तो इसका एक दूसरा कारण ये है कि बच्चे टीचर को ऑलवेज मेंटेन द डिग्निटी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास, सो दैट टीचर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ स्टूडेंट, टीचर इज हीरो ऑफ स्टूडेंट। तो उसे तो खुद उसको फॉलो करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है ना, कि जैसे हम ये कहें कि एक टीचर है क्लासरूम के अंदर और बच्चों को बार बार चिल्ला के बोलती है कि कीप क्वाइट, एंड इट इज द हैबिट ऑफ एवरी टीचर इन द क्लासरूम आल्सो। तो फिर बच्चे भी तो उनसे वही चीज सीखेंगे ना, कि जब टीचर नहीं है, इनर एब्सेंस, वो भी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो डालेगा। इनर एब्सेंस बच्चे क्या करेंगे, वो भी तो चिल्लाएंगे। तो बच्चे अगर कॉट पकड़ना सीखते हैं चीजें, तो ये नेगेटिव वैल्यूज भी तो पकड़ेंगे। तो इस पे आप क्या कहना इसमें तो चाहिए? दोनों, देखिए, बच्चे जब देख के सीखते हैं तो बिल्कुल दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सीखते हैं। बट टीचर को उस समय पर गाइड का काम करना चाहिए। बच्चे को हमेशा हमने कहा मोरल स्टोरीज भी बतानी चाहिए। कई बार बच्चे देख के सीख जाते हैं, लेकिन उनको ऐसी स्टोरीज बतानी चाहिए जिससे उनको पता चले कि ये वैल्यू जो सीखी बच्चों ने, वो आगे जाके क्या बुरा कर सकते हैं। और टीचर्स को हमेशा, मैं मानता हूँ, जैसे बच्चा पढ़ा रहे हैं, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर छोटे बच्चे नहीं है, समझदार है, तो उस टाइम पे टीचर को साइलेंट हो जाना चाहिए। डांटने से अच्छा कि टीचर बिल्कुल साइलेंट होकर उन बच्चों पर नजर रखे। उससे बच्चे समझ जाते हैं बहुत जल्द कि टीचर गुस्सा हो रही है, शायद चुप रह के भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो टीचर पर तो गाइड काम करना चाहिए बिल्कुल, कि अगर बच्चे देखकर सीख रहे हैं तो उनको अच्छा और बुरा दोनों का बाई टेलिंग द स्टोरी उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी रहता है। और ये बच्चों की नेचुरल हैबिट होती है, कोई सिखाता नहीं है, बच्चे हमेशा देख के सीखते ही हैं, वो उनकी नेचुरल हैबिट्स हैं ये। सो टीचर ऑलवेज मेंटेन डिग्निटी इनसाइड द क्लास। प्रदीप, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, पूछिए, जल्दी पूछिए यार, लिमिटेड टाइम, ऑल ऑफ यू हैव इट, प्लीज। किससे पूछोगे? अभी सर याद नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, हैंड रेस कर रखा है यार आपने, इसलिए हमने पूछा आपसे। मनीषा जी, कंप्यूटर से वेट। मनीषा, अपनी फ्रेंड को बेस्ट ऑफ लक बोलो, आज ब्रह्मस्त्र डे है इनका। बेस्ट ऑफ लक नीतू। ओके, और मैडम को भी बेस्ट ऑफ लक बोलो। बेस्ट ऑफ लक मैम। हाँ, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। आप में से कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, मैंने बीच में इंटरप्ट किया था। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है मेरा, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन। पूछिए। कौशिक जी, कौशिक जी से पूछना है मुझे। कौशिक जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, आप बोलो बस फटाफट। कौशिक जी, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाई वी डू सॉर्टिंग ऑफ डेटा? डाटा एनालिसिस एंड डेली डाटा एनालिसिस के अंदर डाटा सॉर्टिंग एक महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ में जो डाटा इकट्ठा होता है वो रैंडम होता है। तो हमें डाटा को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जो सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है, और सॉर्टिंग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। ठीक, इतना ही। अगर बेहतरीन सॉर्टिंग ऐड करना चाहो तो कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखिए शॉर्टिंग का जो बेसिक होता है वो इसलिए हम करते हैं ताकि एट द ड्यूरिंग द एक्सेसिंग ऑफ डेटा द टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि डेटा अगर हमने अनसॉर्टेड वे में रखा है तो जब डेटा को एक्सेस करेंगे काफी टाइम ले लेगा। तो फॉर इंक्रीजिंग द और डिक्रीजिंग द एक्सेसिंग टाइम we always use the sorting. There are different types of sorting algorithm and they can also help to organize the data in proper way. मेरा एक हिंदी से क्वेश्चन है सोनी मैडम से। हाँ जी सोनी जी जी, सर। गेट रेडी। जी सर। जी मैडम जो प्रत्यय होते हैं कृद्धति कृदंत, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होते हैं। सर प्रत्यय देखिए प्रति और ऐसे मिलके बना है, मतलब साथ चलता है लेकिन बात चलता है। वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। प्रत्यय दो तरह का होता है, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्वित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय धातु में जुड़ता है, अर्थात धातु या क्रिया का मूल रूप जो होता है, जैसे कि संस्कृत में हम पढ़ते हैं पठ, पर हिंदी में पढ़ धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ना, मतलब क्रिया यानी जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है। और दूसरा जो इससे प्रत्यय बनता है वो कृदांत कहलाता है। दूसरा तद्वित प्रत्यय है जिसमें जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, वो तद्वितांत कहलाते हैं। जैसे गर्म है ना, तो गर्म विशेषण है और उसमें ना प्रत्यय जोड़े तो गर्माना हो जाएगा। ये गर्माहट हो गया, गर्माहट भी हो सकता है। हाँ गर्माहट हो गया। जैसे दयालु है तो आलू प्रत्यय जुड़ गया दया में। जैसे कि ईश्वर है ना, इसमें य प्रत्यय जुड़ा तो ऐश्वर्य हो गया। आज मैंने अभी पढ़ा है कि जैसे साम्य शब्द है तो उसमें य प्रत्यय जोड़ते हैं हम, तो पहले वो कैसे अलग होता है, सम प्लस य प्रत्यय जुड़ता है तो वो साम्य हो जाता है, जो अंत का अक्षर है वो आधा हो जाता है। तो इस तरीके से प्रत्यय होते हैं। आपका इंटरव्यू कब है मैडम? सोनी मैम मेरा जी सर। प्लीज आपका वेट। इंटरव्यू कब है सोनी मैडम? यस प्लीज वेट, प्लीज वेट। मेरा एक प्रश्न है, जब हम प्रत्यय को किसी शब्द में या धातु में जोड़ते हैं तो क्या वहां पर संधि का नियम लागू होता है? बहुत में लागू होता है और बहुत में नहीं। कभी कभी सिर्फ संयोग होता है और कभी कभी संधि भी होती है। जैसे कि हम अगर नयन बोलते हैं ना, तो ने प्लस अन प्रत्यय है, या नायक बोलते हैं ना तो नय प्लस अक, तो अक क्या है, प्रत्यय है और इसमें संधि भी है, अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है।